गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग फिजिक्स 10th क्लास के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे हम लोग ले चलते सिलेबस को। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे विचलन कोण। विचलन कोण एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ेंगे विचलन कोण। आइए समझते हैं विचलन कोण किसको बोलेंगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, मतलब यह है कि ऊपर यह हवा है जिसको विरल माध्यम बोल रहे हैं और नीचे पानी है जिसको सघन माध्यम बोलेंगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब ये किरण क्या होता है, अपने दिशा से विक्षेपित हो जाता है। तो जब विरल से सघन में आता है तो यह अभिलंब की ओर झुकेगा, हम लोग आगे पढ़ लिए थे। आइए तो इसका परिभाषा होता है विचलन कोण का कि आपतित किरण की मूल पथ ये है, ठीक, और अपवर्तित किरण की पथ ये है। तो आपतित किरण की मूल पथ और अपवर्तित किरण के पथ के बीच का जो कोण होगा उसी को बोलेंगे क्या, विचलन कोण। उसी को बोलेंगे क्या, विचलन कोण, जिसको सूचित करते किससे, डेल्टा से। ये डेल्टा है, यहाँ लिख दिया, इसे डेल्टा सूचित करते, पोस्ट में लिखा हुआ डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या, बेलचा देखे होंगे, बालू उठाने वाला बेलचा, तो उसका आकृति जैसा वैसा ही है, इसको डेल्टा सूचित करते हैं। आइए नोट में इसमें लिखे हम लोग। नोट में क्या लिखे है, जब प्रकाश की किरण, आपको बोर्ड पर सारा चीज लिखा हुआ है, आप क्वालिटी बढ़ा करके स्पष्ट रूप से आराम से उतार लेंगे। पहले समझ लीजिए, उसके बाद लास्ट में आप इसको अपने कॉपी में उतार लेंगे। तो पहले ध्यान से सुनिए, इसको समझिए। तो हम लोग विचलन कोण के बारे में पढ़ लिए, आपतित किरण की मूल पथ और निर्गत किरण के, आपतित किरण की मूल पथ और निर्गत किरण या अपवर्तित किरण के बीच के कोण को बोलेंगे क्या, विचलन कोण। नोट एक में हम लोग लिखे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, किससे, विरल से सघन में। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं तब इस स्थिति में ये विचलन कोण का जो मान होगा, इस स्थिति में विचलन कोण का मान ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण के अंतर के बराबर होगा। तब इस विचलन कोण का मान आपतन कोण और अपवर्तन कोण के अंतर का बराबर होगा, अंतर के बराबर होगा। इसलिए बराबर होगा, यहाँ देखिए समझिए ध्यान से, ये पूरा कोण आई बन रहा है आपतन कोण, और ये अगर पूरा कोण हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, किस कोण से, तो सम्मुख कोण से। मैथ में हम लोग पढ़े हैं सम्मुख कोण से, तो ये कोण इसके बराबर, 9th के मैथ में पढ़े हम लोग सम्मुख कोण से, ये कोण इसके बराबर। जब ये कोण पूरा इसके बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में हमको ये कोण निकालना है। तो ये कोण इसके बराबर, तो इस पूरे कोण में से अगर r को घटा देंगे, इस पूरे एंगल में से r को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये कोण बचेगा। मतलब इस पूरे कोण में से r वाले एंगल को काट के हटा देंगे तो क्या बचेगा, डेल्टा बचेगा। तो ये पूरा कोण क्या है, अभी आई है इसके सापेक्ष, क्योंकि ये कोण आई तो ये भी कोण आई सम्मुख कोण से। जब हम डेल्टा निकालेंगे, ये विचलन कोण निकालेंगे, तब ये पूरे कोण में से इस छोटा कोण जो है r, अपवर्तन कोण, इसको घटा देंगे, तो यानी कि डेल्टा बराबर हो जाएगा ये पूरा i या माइनस r। तो उस चीज को यहाँ हम लोग समझते हैं। वही चीज लिखे, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं तब विचलन कोण का मान जो है आपतन कोण और अपवर्तन कोण के अंतर के बराबर होते हैं। तो आइए यहाँ, तो ये कोण i है, ये पूरा कोण सम्मुख कोण से बराबर होगा। तो ये कोण i है, ये पूरा कोण कितना है, r प्लस डेल्टा, ये पूरा कोण हो जाएगा r प्लस डेल्टा या डेल्टा प्लस r हो जाएगा। तो ये पूरा कोण i के बराबर हो जाएगा, किससे, सम्मुख कोण से। ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर, ये डेल्टा या प्लस r, ये पूरा हो गया। तो ये हो जाएगा सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। 9th में हम लोग पढ़े हैं ज्योमेट्री में। अब यहां से डेल्टा निकालते हैं। जब यहां से डेल्टा निकालेंगे हम लोग तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, आई है, ये r उधर जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस r। यही एक संबंध आया है जो चीज हम भाषा में लिखे हैं। आई क्या हो गया, आपतन कोण, r हो गया अपवर्तन कोण। तो वही चीज लिखे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में, कौन से किसमें, विरल से सघन में जब जाएगा तब इस तरह का घटना घटेगा। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तब विचलन कोण का जो मान होगा इस आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण के अंतर के बराबर होता है। तब विचलन कोण का मान आपतन कोण और अपवर्तन कोण के अंतर के बराबर आएगा। तो वही चीज हम लोग समझे। दूसरा केस एक और कंडीशन है 2 नंबर,
इस बार इसमें तो विरल से सघन में आया, इस बार प्रकाश की किरण जाएगा सघन से विरल में। तो वो दूसरा केस यहाँ हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रहा है, इससे सघन से विरल में, सघन से विरल में जब जाएगा तो अपवर्तित किरण जो है इस अभिलंब से दूर भागेगा। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं जी। आइए, तो इसमें क्या होता है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब विचलन कोण का जो मान होता है तब अपवर्तन कोण और आपतन कोण के अंतर के बराबर होता है। यहाँ उलट जाता है, ये अपवर्तन कोण और आपतन कोण के अंतर के बराबर होता है। इसलिए बराबर होता है, ये आई कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये आई कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा समूह कोण से। लेकिन हमको तो निकालना है ये कोण, तो जब ये कोण निकालना है तो पूरा कोण यहाँ से क्या है, ये अपवर्तन कोण आर। अगर इस पूरे कोण में से ये कोण घटा देंगे तो क्या बचेगा, डेल्टा बचेगा। तो ये पूरा कोण आर है और ये कोण आई है, तो सम्मुख से ये आई, तो अगर पूरे आर में से आई घटा देंगे तो क्या बचेगा, डेल्टा। इसलिए विचलन कोण हो जाएगा डेल्टा बराबर आर माइनस आई। तो वही चीज यहाँ लिखे हम लोग, उसमें विरल से सघन था, इसमें सघन से विरल जा रहा है। तो जब विरल से सघन था तब विचलन कोण आया आई माइनस आर, और जब सघन से विरल जा रहा है तब विचलन कोण आ रहा है आर माइनस आई। चलिए हम लोग नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रिज्म या इसी को बोलते हैं त्रिपार्श या प्रिज्म, प्रिज्म या त्रिपार्श। ये क्या होता है, यहाँ देखिए प्रिज्म हम लोग बनाए हैं, ये आपका प्रिज्म है। ध्यान से देखिए, ये अपवर्तक कोण ये है, एक अपवर्तक कोण ये है। जब दोनों अपवर्तक कोण को मिला देते हैं, दोनों अपवर्तक कोण के, तब इस तरह से जो बनता है, इधर से पैक रहता है इधर से भी, तो इस तरह का जो बनता है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रिज्म। यानी कि किसी कोण पर मान लीजिए एक एंगल बन रहा है, तो इस बीच में एंगल बन रहा है, यहाँ देख रहे हैं एंगल बन रहा है। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ, एक ये है एक इधर वाला पृष्ठ, तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच घिरे हुए पारदर्शी माध्यम जो है उसी को प्रिज्म बोलेंगे। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे हुए पारदर्शी माध्यम, कैसा माध्यम होना चाहिए, पारदर्शी, जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए। तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। और दोनों समतल सतह जिस बिंदु पर आकर के सटेगा मिलेगा, ये दोनों समतल सतह का जो कोण है जिस बिंदु पर आकर मिलेगा उसको बोलेंगे अपवर्तक कोण बोलेंगे। लिख दिया हम लोग, इसको बोलेंगे अपवर्तक कोण। तथा दोनों समतल सतह के बीच में कुछ कोण बन रहा है, दोनों समतल सतह के बीच में जो कोण बनेगा तो उसको बोलेंगे प्रिज्म कोण। यहां से तीन चीज क्लियर हुआ। पहला चीज तो ये कि दो समतल सतहों के बीच घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म बोलेंगे। एक समतल सतह ये है, एक समतल सतह ये है, तो दोनों समतल सतहों के बीच घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म बोलेंगे। और दोनों समतल सतह जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलते हैं तो उसको बोलेंगे अपवर्तक कोण। और दोनों समतल सतह के बीच का जो ये कोण बन रहा है तो इसको बोलेंगे प्रिज्म कोण। समझ गए बच्चों? चलिए आगे। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्रिज्म। तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, उसके लिए नीचे वाला चित्र यहाँ आइए देखते हैं। प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, जब प्रिज्म से प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, किससे, प्रिज्म से, जब प्रिज्म से प्रकाश के किरण को गुजारते हैं तब जो है यहाँ अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण आधार की ओर मुड़ जाता है। ध्यान में रखिएगा, वही चीज लिखे, जब प्रिज्म से प्रकाश की किरण गुजरती है, जब प्रिज्म से प्रकाश की किरण गुजरती है तब अपवर्तित किरण आधार की ओर मुड़ जाता है। इधर आया, ये आधार की ओर नीचे का करके मुड़ गया। तो प्रिज्म से गुजारे तो यहाँ तो पहले यहाँ मुड़ा, यहाँ करके फिर माध्यम चेंज हुआ, ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर भाग गया। तो पहले जब ये देखिए यहाँ ये प्रिज्म है तो ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगा तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। तो ये अभिलंब है, इधर की ओर झुक गया। यहाँ आया तो ये अभिलंब है। आपको अभिलंब किसको बोलेंगे, जब 90 डिग्री के साथ कोण बनाएगा सतह के साथ, तो सतह के साथ ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ, तो ये अभिलंब है। तो जब विरल से सघन में जा रहा है ये अभिलंब की ओर झुक गया। फिर यहाँ जब सघन से विरल की ओर निकल रहा है तो अभिलंब से ये दूर भाग गया, अभिलंब से दूर भाग गया। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब प्रिज्म से प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तो वो अभिलंब, प्रिज्म से प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तब वो किरण क्या होगा, जैसे उस प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो अपवर्तित किरण क्या होगा, उसके आधार की ओर मुड़ जाता है। इसलिए मुड़ जाता है क्योंकि प्रिज्म का आधार जो होता है ना,
इसके आधार के नीचे आधार रहता है, ऊपर शीर्ष रहता है। तो जैसे प्रकाश किरण को गुजारेंगे तो क्या होगा, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाता है। क्यों मुड़ता है, क्योंकि प्रिज्म का आधार जो है शीर्ष से चौड़ा होता है, इसलिए वो किरण आधार की ओर मुड़ जाता है। वही बात लिखे हैं, जब प्रिज्म से प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म से प्रकाश की किरण गुजरती है तो अपवर्तन के बाद वो आधार की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि प्रिज्म का आधार शीर्ष से चौड़ा होता है। ये शीर्ष है, ये आधार है, इससे ये आधार जो है प्रिज्म के शीर्ष से चौड़ा है। आइए आगे, एक आपके लिए ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन ये है कि प्रकाश का माध्यम में अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरणें डैश होती है, यानी कि प्रकाश का माध्यम में अपवर्तन तब होती है जब प्रकाश की किरणें डैश होती है। आपके सामने ऑप्शन है लंबवत, तिरछी, दोनों, कोई नहीं। इसमें से क्या ऑप्शन है? एक क्वेश्चन आपके लिए फिर आज छोड़ रहे हैं, जो भी आंसर हो इसका टिक कीजिएगा। लेकिन पिछले वाले क्लास में, पीछे जो हम लोग का इससे पीछे वाला फिजिक्स का क्लास था, वहां भी एक क्वेश्चन छोड़े थे, और वहां जो क्वेश्चन छोड़े थे तो वहां ये दिए थे हम लोग कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में किस नियम का विरोध होता है। तो वहां जो है प्रकाश के स्नेल के नियम का विरोध होता है, जो आंसर नंबर बी है, वो आंसर वहां बी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ भी आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा, क्या होगा आंसर। ठीक बच्चों, तो आज आपका क्लास इतना ही रखते हैं। ठीक, फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे। आपसे आग्रह है कि जो भी लिखते हैं उसको अच्छे से याद कर लेंगे बच्चे, क्योंकि याद करना अति इम्पोर्टेंट है। आप याद कीजिएगा तभी जवाब दे पाइएगा, ठीक है ना। एग्जाम में आपको क्या करना है, मौखिक लिखना है, इसलिए याद करना अति आवश्यक है। इसलिए बच्चों इनको याद भी करते जाएंगे। अगर याद आप कर लेंगे, घर में कोई है या माता हो, पिता हो या भाई बहन कोई भी हो, उनको पूछने के लिए आप दे दे, वो पूछताछ करेंगे। अगर आपको अपने से नहीं सुनाना है, किसी को और दे दीजिए, पूछताछ करेंगे, ताकि आपको ये चीज, जो चीज हम लोग पढ़ रहे रेगुलर, उसको अगर रेगुलर याद करते जाएंगे तो हम लोग का बोझ घटते जाएगा, ठीक ना। एक एग्जाम में ये मैंने नहीं रखता है कि मार्क लाना सबसे ज्यादा बेहतर है। मार्क लाना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात वो है, ये है कि नॉलेज आना अति आवश्यक है। नॉलेज के साथ साथ मार्क आना अति आवश्यक है, दोनों चीज हमको चाहिए। ये नहीं चाहिए कि मार्क ले आए 400 450 मार्क ले आए, वो मैंने नहीं रखता है। 450 मार्क ले आए, हम अंदर से खोखला है तो कोई काम के नहीं है। इसलिए मार्क के साथ साथ नॉलेज दोनों चीज होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों। इसलिए आप जोरदार मेहनत करें, जबरदस्त मेहनत करें, ताकि आपको आगे भी ये लाभदायक साबित हो। इतना ही क्लास रखते हैं। थैंक यू बच्चे।